डार्क सीजन 3 एपिसोड 1, जिसकी शुरुआत में हम 3 अलग अलग लोगों को देख पाते हैं, एक बूढ़ा, जवान और एक बच्चा। इन तीनों के ही चेहरों पर होठ पर एक निशान लगा हुआ था, जो कि साफ तौर पर इंडिकेट करती है कि ये एक ही पर्सन का फ्यूचर और पास्ट वाला वर्जन है। और इस वक्त ये लोग एडम के पुराने अड्डे पर आकर उसे पूरी तरीके से जलाकर राख कर देते हैं। और जैसा कि सीजन 1 और 2 में हमने देखा था कि सिगमुंडुस क्रीटुस एस्ट के अंदर जाने पर या तो 33 साल आप आगे पहुंच सकते हैं या फिर 33 साल आप पीछे पहुंच सकते हैं। तो इन दोनों की ही एजेस को देख करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनमें 33 साल का गैप होगा। जिसके बाद डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है 2020 में, उस कयामत के दिन पर, जहां पर उस रेडियो एक्टिव फैक्ट्री के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होने वाला था और सब कुछ यानी कि विंडन शहर के साथ यहाँ के मौजूदा परिवार भी खत्म होने वाले थे। अब लास्ट एपिसोड यानी कि सीजन 2 के फिनाले में हमने देखा था जोनस के सामने जो उसकी एक्चुअल मार्था थी वो तो एडम के थ्रू मारी गई थी, लेकिन तभी वहां पर ऑल्टरनेट वर्ल्ड से यानी कि मार्था के वर्ल्ड से एक अलग मार्था जन्म लेकर आ चुकी थी, जिसके पास में टाइम को पोर्ट करने का एक अलग डिवाइस भी था, जैसे कि वो जोनस के सामने ओपन करती है। और इस मशीन का यूज कर लेने के बाद में ये दोनों ही जोनस के वर्ल्ड से सीधा मार्था के वर्ल्ड में आ चुके होते हैं और ये इस वक्त एक केव में होते हैं, यानी कि ये वही विंडन केव थी। यहाँ पर मार्था उसे बताती है वो आज ही का दिन है जहाँ पर सब कुछ यानी कि सारे किए धरे कांड की शुरुआत हुई थी। यही वो पहला दिन था जहाँ पर हम मिले थे। तुम्हारे वर्ल्ड में तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, मगर मेरे वर्ल्ड में मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और फिर वहां से वो अपनी टाइम मशीन लेकर के गायब हो जाती है। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो जोनस ने यहाँ पर टाइम और डायमेंशन दोनों में ट्रेवल करके मार्था के वर्ल्ड में एंट्री कर दी थी। और आज वक्त था 4 नवंबर 2019, यानी कि वही टाइमलाइन, वही एरा जहाँ पर सीजन 1 का एपिसोड 1 स्टार्ट हुआ था। और यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ने पर हम व्यूअर्स को मालूम चलता है कि इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है, यानी कि बाकी के जो चारों परिवार थे यानी कि डॉपलर, नील्सन, खानवाल्ड और टाइडमैन, इन सभी के अंदर पर्सन्स के अंदर चेंज आ चुके हैं। जैसे कि नील्सन परिवार में हमें उल्रिक नील्सन नहीं दिखाई पड़ता। और अब जब परिवारों के पर्सन चेंज हो चुके हैं तो इनके घर भी चेंज हो चुके होते हैं। नील्सन परिवार इस वक्त खानवाल्ड फैमिली के घर में रह रहा होता है और अब यहीं से ही सारी चीजें बदलना शुरू होती जाएंगी। मैं हर एक छोटी से छोटी चीज को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जैसा कि ये सीरीज मैंने आज से 4 महीने पहले उठाई थी, तो इसे खत्म करते करते हो सकता है कि टाइम गैप की वजह से कुछ नाम भूल जाऊं, तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बेसिकली इस खानवाल्ड घर के अंदर जिस तरीके से जोनस उठा करता था वैसे ही मार्था उठती है और उसकी लाइफ ऐसा लग रहा था मानो कि वो जोनस की लाइफ जी रही हो। नीचे आने के बाद वो अपने फैमिली मेंबर्स से मिलती है। वहीं पर हम मैग्नस और फ्रांसिस्का को इंटीमेट होते हुए देख पाते हैं। मतलब काइंड ऑफ ये सीजन 1 जैसे ही बिल्कुल चीजें रिपीट हो रही थी, जहां पर हमने शुरुआत में उल्रिक और हाना को साथ में इंटीमेट होते हुए देखा था। जिसके बाद स्कूल जाने का टाइम हो चुका था तो सभी रेडी होकर के स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है हाना पर, जहां हम देख पाते हैं कि इस वक्त उल्रिक और हाना एक साथ रहते हैं और हाना इस वक्त प्रेग्नेंट है। और पिछले फर्स्ट एंड सेकंड सीजन में जिस तरीके से कैटरीना को उल्रिक के लिए ऑब्सेशन था या फिर कहें कि उसकी पॉसेसिवनेस जाग जाती थी, तो वैसे ही हाना की इस सीजन में जागेगी। हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो औरतों की वो वाली आदत कि कहीं उनका आदमी दूसरी जगह मुंह तो नहीं मार रहा। वहीं सीन शिफ्ट होता है मार्था की तरफ, जिसने इस बार येलो कलर की ड्रेस पहन करके स्कूल जाने का रास्ता जंगल से लिया होता है। तो ये भी फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड की तरह जोनस को दिखाया गया है कि वो भी इसी येलो कलर की ही ड्रेस में इसी रास्ते से स्कूल की तरफ जा रहा था। जिसके बाद में हमें स्कूल दिखाया जाता है। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। फर्स्ट और सेकंड सीजन में जो भी चीजें हमें हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड में दिख रही थी, अब वो सारी चीजें राइट साइड में दिखेगी, यानी कि सारी की सारी जो सीक्वेंसेस है, जितने भी घर वगैरह हैं, जितने भी एंगल्स लिए गए हैं, वो फ्लिप हो चुके हैं। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से जाकर के मिलती है। यहाँ पर हमें मार्था का एक नया ही बॉयफ्रेंड दिखाई पड़ता है, खैर नाम मैं भूल चुका हूँ, तो जिसको भी याद हो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब यहाँ पर वही सीजन 1 के एपिसोड 1 वाले सीन रिपीट होते जाते हैं, यानी कि विंडन शहर में एरिक ओबनडॉर्फ नाम का एक लड़का गायब हो चुका है और यही बात पूरे के पूरे स्कूल में फैल चुकी है कि इस लड़के को ढूंढा कैसे जाए। जिसके बाद सीन हेल्गाई डॉपलर पर शिफ्ट होता है। पिछले वाले सीजन के अंदर हमने देखा था कि उसका कान छिदा हुआ था, यानी कि कान पूरी तरीके से फटा हुआ था, मगर इस वाले सीजन में उसकी आंख फटी हुई है, यानी किसी रीजन के चलते उल्रिक ने उसके कान की जगह आंख पर वार किया होगा। यहाँ हमें जोनस भी दिखाया जाता है जो कि अपने खानवाल्ड फैमिली वाले यानी कि पुराने घर में एंट्री करता है, लेकिन उसे सब कुछ अलग दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ पर अब नील्सन फैमिली रह रही थी और नील्सन परिवार में से उल्रिक नील्सन जो कि इनका हेड हुआ करता था, अब वो इनके साथ नहीं रहता। और जोनस को ये चीजें देख करके बड़ी हैरानी होती है कि जिस घर में वो रहता था, जिस कमरे के अंदर वो सोया करता था, आज वही चीजें सब कुछ मार्था की हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे कि वॉलर की आंख मतलब सीजन 1 और 2 में फूटी हुई थी, मगर इस वाले सीजन 3 में उसका हाथ कटा हुआ है। और यहाँ पुलिस स्टेशन में वही
वही बातचीत हो रही है। विंडन शहर में से एक लड़का गायब हो चुका है, एरिक ओबेनडॉर्फ, जो कि विंडन केव के पास से ही गायब हुआ है, तो हम सभी को उसे मिलकर के ढूंढना है। एंड देन सीन घर पर शिफ्ट होता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि हैना को अपने पति उल्रिक के कपड़ों में से एक बाल मिलता है। पिछले वाले सीजन में कैटरीना को उल्रिक के कपड़ों में से हैना का बाल मिला था और इस बार हैना को उल्रिक के कपड़ों में से कैटरीना का बाल मिलता है। वही सीन स्कूल में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम बारतोश को भी देख पाते हैं, जो कि क्वांटम थ्योरी पर अपने कुछ व्यूज रख रहा होता है। इसी बीच जोनस जब क्लास में पहुंचता है तो हर कोई उसे घूर करके देख रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो कि वो इस स्कूल का ही नहीं हो। और यहाँ हम उसके गले पर वो निशान, यानी कि रस्सी से जो बंधा हुआ निशान था, वो साफ तौर पर देख पाते हैं, यानी कि यही वाला जोनस फ्यूचर में चल करके यंग जोनस बनेगा, जो कि टाइम ट्रेवल करके अपने पुराने वाले पास्ट को विंडन केव का रास्ता बताएगा। अब यहाँ वो मार्था को देखता है। अब मार्था उसे अनजान की तरह देखती है, ऐसा लग रहा था कि मानो मार्था कभी उससे मिली ही नहीं। वहीं सीन स्कूल में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हैना की मुलाकात कैटरीना से होती है और ये दोनों पिछले वाले सीजन में भी लड़ा करती थी और इस वाले सीजन में भी लड़ती रहती है कि तुमने जो है उल्रिक को मुझसे छीन लिया और याद रखना अगर अगली बार उसके करीब भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर इन दोनों को ही क्या पता था कि कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मीनवाइल हम जोनस को देख पाते हैं, जो कि आकर मार्था से बात करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जानती नहीं हो, जहाँ पर मार्था उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा था क्योंकि ये जोनस का वर्ल्ड नहीं था, मार्था का वर्ल्ड था और मार्था के वर्ल्ड में जोनस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब यहाँ पर जोनस अपने क्लास टीचर से मिलने के लिए भी पहुंचता है, मगर वहां पर भी उसे अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जाते वक्त वो गलती से हाना से टकरा भी जाता है, जो कि इवेंचुअली फर्स्ट और सेकंड सीजन में उसकी मॉम थी। मगर जैसा कि हाना मार्था के यूनिवर्स में मिकेल से यानी कि माइकल से मिली ही नहीं, तो उनका बेटा जोनस पैदा हुआ ही नहीं, इसलिए वो जोनस को पहचान नहीं पाती। और यहाँ पुलिस स्टेशन में हमें मालूम चलता है कि उल्रिक का तो शार्लेट डॉपलर के साथ में चक्कर चल रहा है और जो बाल हैना को मिला था वो कैटरीना का नहीं, शार्लेट का था। और ऑफिस में इनको लुप्पा छुपी करते हुए वॉलर देख लेता है। अब यहाँ कहानी में 2-3 सीन्स एक साथ पैरेलल चलते जाएंगे, तो वो मैं आपको एक ही बार में एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 पर हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर इनका एक फेयरवेल फंक्शन चल रहा था, जहाँ पर मार्था ने ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस, इसी के साथ साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को दर्शाने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्किट प्ले किया होता है, जिसे जोनस दूर खड़ा होकर के देख रहा था और मनी मनी सोच रहा था कि ये सारी चीजें तो पहले भी हुई है, मगर उस वक्त मैं था उसके साथ, आज कोई और ही है। दूसरे सीन में हम फ्रांसिस्का और मैग्नस को देख पाते हैं, जो कि अपनी लुप्पा छुपी के लिए एक अलग जगह को एक्सप्लोर करते करते सीधा कहाँ पहुंचते हैं, उसी बंकर में पहुंचते हैं जहां पर आज तक बहुत सारे कांड हुए हैं और यहाँ पर इनका मामला चालू हो जाता है। वहीं तीसरे पैरेलल सीन में हम देख पाते हैं एलिजाबेथ डॉपलर को, जो कि सीजन 1 और 2 के अंदर गूंगी थी, मतलब कि बोल नहीं सकती थी, और वो यहाँ पर अपने दादा के पास आई थी, हेलगाय के पास में, और दादाजी का वही कहना था कि इट गोना हैपन अगेन, यानी कि वो सब कुछ फिर से दोबारा होने वाला है। जिसके बाद हम जोनस को देख पाते हैं, जो कि ग्रेवयार्ड में खड़ा था, यानी कि कब्रिस्तान में, और देखना चाहता था कि आखिर कौन कौन इस वाले वर्ल्ड के अंदर मारा जा चुका है, जिसकी वजह से अगली टाइमलाइन क्रिएट नहीं हुई है। तो यहाँ पर उसे रेजिना टाइडमैन का नाम दिखाई पड़ता है। तो बेसिकली रेजिना वो शख्स थी जो कि क्लॉडिया की बेटी थी, जिसने आगे चल करके अलेक्जेंडर टाइडमैन के साथ में शादी करी थी और बारतोश पैदा हुआ था, मगर इस वर्ल्ड की शुरुआत से ही उसे मरा हुआ दिखाया गया है। वहीं पर हम उन तीनों अननोन पर्संस को देख पाते हैं, जो कि डॉपलर परिवार के घर में घुस करके बर्न डॉपलर, जो कि पहले भी सीजन में लंगड़े ही थे, इस वाले सीजन में भी लंगड़े ही हैं, यहाँ पर आकर के उसे जान से मार डालते हैं। अच्छा, अब इनके जान से मारने का हथियार भी बड़ा यूनिक है। इनके पास में एक रस्सी टाइप सी होती है, लोहे की रस्सी मान सकते हैं इसे, जिससे कि वो गला घोट करके सामने वाले को जान से मार दिया करते थे और मारने से पहले ही तीनों ट्रायंगल में खड़े हो जाया करते थे, जैसे कि मानो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों एक साथ किसी एक शख्स पर हावी हो चुके हों। तो ऐसा ही कुछ थीम भी रखी गई है और ये किलिंग स्टाइल भी बड़ा यूनिक था। जिसके बाद वही कुछ सेम चीजें होती है जो कि सीजन 1 के एपिसोड 1 में भी होती है। तो बेसिकली जिस तरीके से अलेक्जेंडर टाइडमैन ओबेनडॉर्फ परिवार के मेन मुखिया के पास पहुंचकर अपना एक आखिरी काम उससे करवाने के लिए कहता है, ये वही काम था जहां पर सारे रेडियो एक्टिव ड्रम्स को उस केव से निकाल करके फैक्ट्री में सीमेंटेड करवाना था। तो वही वाली बातचीत यहाँ पर भी दिखाई जाती है। और जिस तरीके से एपिसोड 1 के अंदर ये सारे बच्चे मिलकर के ओबेनडॉर्फ का जो खुफिया खजाना था, यानी कि ड्रग्स, गोलियां, स्मगलिंग, LSD, छोटे मोटे पैसे, ये सब कुछ जहाँ पर उसने केव के पास छिपा रखे थे, तो ये सभी बॉयज एंड गर्ल्स मिलकर के जंगल में जाते हैं उसका वो माल लूटने के लिए। तो यहाँ पर जोनस भी आ जाता है और अगेन मार्था से मिलता है और उनकी वही पुरानी लाइन, इट्स लाइक डेजा वू, यानी कि हम पहले भी मिल चुके हैं वाली लाइन मार्था को बताता है। तो ये सब लोग अब निकल पड़ते हैं ओबेनडॉर्फ का माल लूटने के लिए। अब यहाँ पर इन्हें माल तो मिलता नहीं है और वही पुरानी वाली आवाजें जो कि एपिसोड 1 में भी आई थी कि केव्स में से जैसे कोई मानो चिल्ला रहा हो, धरती हिल रही हो, तो ये सब लोग वहां से भाग जाने का डिसाइड करते हैं। मगर इस बार जोनस की जगह मार्था होती है और मार्था को अपने पिता की जगह एक
एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि ब्लैक टार के अंदर घिरी हुई होती है और वो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। ये सारी चीजें देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाती है और इवेंचुअली यही वो कड़ी थी जहां से मिकेल गुम हुआ था। मिकेल के गुम हो जाने की वजह से माइकल बना, माइकल की वजह से जोनस आया। तो अब जब मिकेल यहाँ पर था ही नहीं, अपने घर पर सो रहा था, तो इस वजह से ये मार्था का वर्ल्ड बन गया। तो आई होप कि यहाँ से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ एपिसोड की एंडिंग में दो अलग अलग पड़ाव आ जाते हैं, जैसे कि यंग जोनस के पास में मार्था का ओल्डेस्ट वर्जन आकर के मिलता है, जिसे कि इस सीजन में ईव भी कहा गया है। और वो आकर जोनस को बताती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर दो, जिस तरीके से तुम्हारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुआ है ये भी होकर के ही रहेगा और अगेन ये सारी चीजें रिपीटिवली होगी। मगर जोनस ऐसा होने देने से मना कर देता है। वहीं पर हम एडल्ट जोनस को देख पाते हैं जो कि इस वक्त 80s की टाइमलाइन में फंसा हुआ था और वहीं से ही अपना सब कुछ मशीन वगैरह बना रहा था, टाइम मशीन बना करके, ताकि वो 2019 में आ पाए। लेकिन यहाँ पर उससे मुलाकात करने के लिए ऑल्ट यूनिवर्स से ऑल्ट मार्था आते हैं मिलने के लिए। मतलब अब यहाँ पर कहें तो कहानी का एक लूप होल है। जिस तरीके से जोनस को मालूम था कि टाइम मशीन बना देने पर वो वापस से अपनी टाइमलाइन में जा पाएगा अपनी वाली मार्था से मिलने के लिए, लेकिन ऑल्ट यूनिवर्स की मार्था अगर यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई है तो वो उसे कैसे जान पाया है, या फिर मार्था उसके यूनिवर्स में कैसे उसे पहचान पा रही है, क्योंकि इन दोनों का ही वर्ल्ड अलग है। तो इसकी गुत्थी भी मैं आगे आपको सुलझा करके बताऊंगा, इसे पूरी डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीजें किस तरीके से कैसी होती जा रही है। और एपिसोड की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और हाँ, एक दो बातें मेरे दिल में भी है, तो इसे मैंने जानबूझकर डिलीट किया। करीबन 4 महीनों का गैप मैंने इसीलिए रखा ताकि मैं ये देख सकूं कि जो लोग भी इस सीरीज के लिए तड़प रहे हैं, जिनको भी कहीं एपिसोड्स वगैरह मिल नहीं रहे हैं, तो क्या उन्हीं में से कोई साहसी योद्धा अपने आप को यूट्यूबर बनाने की सोचता है या नहीं सोचता है। तो बात है आज से 5 साल पुरानी, जब हैरी पॉटर की सीरीज की कुछ मूवीज मुझे मिल नहीं रही थी। तब मैंने खुद ने ही डिसाइड कर लिया कि अगर कोई इसे एक्सप्लेन कर नहीं रहा है, मैं लोगों को मैसेज कर करके थक चुका हूँ, तो क्यों ना मैं ही इसे एक्सप्लेन करके स्टार्ट कर दूं ताकि मेरी तरह और लोगों की हेल्प हो सके। लेकिन पिछले 5 महीनों में मैंने देखा कि मेरी तरह कोई योद्धा पैदा ही नहीं हुआ जिसने डार्क के सीजन 3 को एक्सप्लेन करके उन सभी लोगों की दुविधा दूर करने की कोशिश करी हो जो कि सीजन 3 देखना चाहते थे। तो बड़े शर्म की बात है। खैर, हर किसी को अपने आप से कंपेयर करना अच्छी बात नहीं होती है। तो चलो, तुम लोगों के लिए मैं बैठा हूँ, आगे सीजन के आगे एपिसोड्स आते रहेंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम लोग डिमांड तो इतनी करते हो, मगर इस पर 2000 से ज्यादा व्यूज आने की नहीं है। लेकिन फिर भी व्यूज को रख करके साइड में मैं जो अपनी पुरानी लीग्स फॉलो करता आया हूँ कि चाहे व्यूज आए ना आए, लेकिन जो स्टार्ट किया है उसे एंड जरूर करेंगे। तो वही वाली बातचीत यहाँ पर भी होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।